औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMC 2022 के सिलेबस के मुताबिक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। टॉपिक है फोर्स एंड मोशन, जो पहला टॉपिक है हमारे पास। उसमें सब टॉपिक जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या चीज़। देखिए, ये मेरा घर है और ये मेरा कॉलेज है और मैं अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ मूव करना चाहता हूँ। तो इसको दो तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक, मैं इसको वन डायमेंशनली डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर मैं सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट को। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना रेफरेंस एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा रेफरेंस है कहाँ पर। क्या मतलब है इस बात का मतलब ये होता है कि हम एक हवाला बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं जिसके हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, जो कि किसी भी ग्राफ के अंदर हमारे पास होता है। तो मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन मार्क किया और ये रहा मेरे पास ओरिजिन, जिसके जो मेरा रेफरेंस है, जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो इस रेफरेंस के हवाले से 1 2 3 4, तो मेरा जो घर है वो 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मेरा घर मौजूद है और मैं यहां से मूव करने जा रहा हूं कॉलेज पे। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ले लेते हैं 12 मीटर। तो मेरे घर से कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी मैंने डिस्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम इसको कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि यहां से लेकर, ओरिजिन से लेकर जिस जगह पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूं, ये रहा, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो एक मैंने इस तरीके से एरो बना लिया और दूसरा मैंने एरो यहाँ से यहाँ तक बना लिया, ये वाला। अब इस एरो की, जिसको मैं कह देता हूँ R2, यानी ये मेरे पास एक पोजीशन R2 है जो कि 12 मीटर है, और ये मेरे पास पहली पोजीशन है जिसको मैं R1 कह देता हूँ, ये मेरे पास 4 मीटर है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा, उस डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ R2 माइनस R1, इस तरीके से होगा। और चूंकि PMC के सिलेबस से हमने देखा होगा वेक्टर नहीं है, इसलिए मैं एरो नहीं बना रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए अगर मैं इसके ऊपर एक एरो लगा देता हूँ तो बात करने में आसानी रहेगी। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल क्वांटिटी भी है, यानी कहने का मतलब है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस हॉरिजेंटल एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सारा चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब मेरा डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल्टा R से। और इस डेल्टा R को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं R2 में से माइनस करूँगा R1 को, यानी 12 में से मैं माइनस करूँगा 4 को, तो 8 मीटर, यस दैट्स इट, दिस 8 मीटर इज माई डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कहूँगा 8 मीटर टूवर्ड्स द राइट हैंड, है ना, इस तरफ होगा। या मुझे कहना चाहिए, चूंकि मैंने इसको 0 माना है और यहाँ तमाम वैल्यूज को प्लस माना है, इसको मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा है, तो इसका मतलब होगा 8 मीटर टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मेरा आंसर ये होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 मीटर टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। आई बिलीव सो कि ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाते हैं, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। अब ये जो मैंने रेफरेंस अपना लिया हुआ था 0, और वहाँ से मेरा घर जो था, इसको मैंने कहा था कि ये 4 मीटर पर मेरा घर मौजूद है। तो ये जो 0 से लेकर 4 मीटर, यानी जो R1 है, इस R1 को हम कहते हैं दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन, ओके, या इनिशियल पोजीशन, बिगिनिंग पोजीशन। और ये 0 से लेकर 12 मीटर जहाँ पर कॉलेज मौजूद है, इसको मैंने सेकंड पोजीशन कहा है, ये R2 है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन, पोजीशन कितनी चेंज हुई है। तो जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से मैं कहाँ चला गया, तो दिस इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन। सो दिस डेल्टा R, ये जो डेल्टा R है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई बिलीव सो कि ये मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी, ओके। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल ही 1 डायमेंशनली इसको डिस्कस किया, इसको 2 डायमेंशनली भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं 2 डायमेंशनली के ऊपर मूव करूंगा। अच्छा ना, अब देखें,
ये रहा घर, ये रहा कॉलेज, थोड़ा सा मैंने कॉलेज को नीचे करके बना दिया। अब मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 2 डायमेंशनली बात कर रहा हूँ या इवन अगर मैं 3 डायमेंशनली भी बात कर रहा हूँ, तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो 2 डायमेंशन है इसका मतलब है 2 एक्सिस, डायमेंशन से मेरे कहने का मतलब है एक्सिस, और 3 डायमेंशन से मेरा मतलब है 3 एक्सिस यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो फिर वही बात है, सबसे पहले तो मुझे रेफरेंस एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफिकली बात कर लेता हूँ। ग्राफिकली बात बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे कि हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है जनाब। तो हमने यहाँ बनाया एक अदद वाई एक्सिस और फिर हमने एक बनाया एक्स एक्सिस। सुनाओ, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मेरे पास, और ये मेरे पास है वाई एक्सिस। ओके, तो मेरा रेफरेंस कौन सा है, दिस इज माय रेफरेंस, जिसको मैं ओ का नाम दे रहा हूं। यहां से इस ओरिजिन के हिसाब से मैं तमाम बातें करूंगा। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि पोजीशन क्या है, मेरा घर इस रेफरेंस के हिसाब से किस जगह पर है, किस पोजीशन के ऊपर है। तो मैंने इस रेफरेंस से अपने घर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस एरो से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये रहा जनाब अली, इस रेफरेंस के हिसाब से ये रहा मेरा घर, जिसको मैं कह रहा हूं कि दिस इज माई पोजीशन R1। आई बिलीव से ये बात समझ में आ रही होगी। और इस रेफरेंस के हिसाब से ये रहा मेरा कॉलेज, और मैं अब इसकी भी पोजीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस। और इस रेफरेंस के हिसाब से जब मैं ये लाइन मार्क करूँगा, तो ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रहा मेरा कॉलेज, जिसको मैंने कहा R2। सो दिस इज़ माई सेकेंड पोजिशन। आई बिलीव से ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ जाना चाहता हूँ। सो ज़रूरी थोड़ी है कि रास्ता बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड की तरह होगा जिसके ऊपर मैं चलता चला जाऊँगा सुपर हाईवे की तरह। नो, हो सकता है कि ये जो रास्ता है ये कुछ ऐसे करके कोई रास्ता हो। ओके, तो ये मेरा एक्चुअली पाथ है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा पाथ है। तो ये जो पाथ है, इस पाथ की जो लेंथ है, ये जो पाथ की लेंथ है, पूरे पाथ की लेंथ, दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिस्टेंस। तो अब हम डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि जब हम 2 डायमेंशनली या 3 डायमेंशनली बात करते हैं तो हम कर्व में मूव कर रहे होते हैं, तब हम बात कर सकते हैं कि बेसिकली डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हम मेरे पास डिस्टेंस है वो मेरे पाथ की क्या है, लेंथ है। ओके, और चूंकि ये वो रास्ता अवेलेबल है जिस रास्ते पे मूव करते हुए मैंने कॉलेज जाना है, इसलिए मैं इसको डिस्टेंस या पाथ लेंथ कह रहा हूँ। अब मेरा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे मैं था और कौन सी पोजीशन पे मैं पहुंच जाऊं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाऊंगा, इससे इस एरो के हेड के ऊपर मैं एक लाइन लेके जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन को भी मैं इसी तरफ रखूंगा ऐसे, क्योंकि मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं। आई बिलीव सो ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो दिस इज बेसिकली डेल्टा आर विच इज R2 minus R1 and this is called your change in position। ठीक है, दिस डेल्टा आर इज योर चेंज इन पोजीशन एंड दिस डेल्टा आर इज नाउ योर डिस्प्लेसमेंट। आई बिलीव सो कि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल पाथ है वो डिफरेंट है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, जिस वजह से हम इसको वेक्टर या इसको हम एक डायरेक्शनल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, राइट। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या इस तस्वीर से ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी लेंथ कम है और ये जो डिस्टेंस है यानी पाथ की लेंथ जो है ये ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो अभी जो मेरे पास कंडीशन आ रही है उस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है इट इज़ ग्रेटर देन क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो हम नॉर्मली ये बात कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास कम होता है। लेकिन अगर मैं फर्ज करें कि मैं अपने कॉलेज से निकला और या ये जो कॉलेज है, कॉलेज से जब मैं वापस आ रहा हूँ इसी रास्ते को अपनाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कॉलेज से यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि एक शॉप हो सकती है, इस शॉप के ऊपर मैं रुक गया किसी काम के सिलसिले में। तो अब मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि मेरा जो दूसरा वेक्टर है वो मैं यहाँ से इस तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने रेफरेंस से अगर मैं इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये जो पहला वेक्टर था, ठीक है, इस तरफ इसको मिटा रहे थे, इसको मैं कह देता हूँ R1, यानी मैं अपने कॉलेज से निकला और ये जो शॉप है जिस पर मैं चला गया हूँ इसको मैं कह देता हूँ R2।
इनको मिटा के बात कर लेते हैं कि इस दफ़ा इन दो कंडीशंस को मैं ले रहा हूँ R1 R2। तो मुझे बताइए कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैं अपने डिस्प्लेसमेंट को बनाऊंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो जाएगा, राइट, और इसकी डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ होगी, कॉलेज से शॉप की तरफ, ये रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो जो पाथ की लेंथ है और वो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों तकरीबन बराबर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं R1 R2 के दरमियान ये जो एंगल है इसको जितना कम कर लूँ, अगर मैं एक ज़बान में ये कहना चाहूँ या दूसरी ज़बान में अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को मैं जितना कम करूँ वो तकरीबन पाथ लेंथ के बराबर होना शुरू हो जाता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या ऐसा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए? द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। तो याद रखिएगा, दिस इज ए कंडीशन कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा हो सकता है। ओके, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? वो उस कंडीशन में बराबर होगा कि जितना आप ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो उतना डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ के बराबर होना शुरू हो जाएगा। आई बिलीव सो कि यहाँ पर भी ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, हमने अभी बात की डिस्टेंस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे बाय द वे R से, और डिस्प्लेसमेंट को भी R से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्शनल क्वांटिटी है, सो वी पुट एन एरो ऑन डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल क्वांटिटी है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो देन देयर इज ए क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो मैंने पहला फैक्ट लिख दिया है कि डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंट टू डिस्टेंस। प्लीज़ याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जब मैं जिस इंस्टेंट पे, जिस लम्हे पर मैं यहाँ पर मौजूद था, उस स्पेसिफिक इंस्टेंट पर यानी मेरी डायरेक्शन कहाँ थी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। सो मैं इस डायरेक्शन में टेंजेंट बनाऊंगा एंड दिस एरो शोज कि दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ माय डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलरली एट दिस इंस्टेंट। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसी तरीके से जिस लम्हे पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊंगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज एट द टेंजेंट ऑन द पाथ ऑफ डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस जिस रास्ते पे जा रहा है उस वैसे लोसाई कहते हैं मैथमेटिकली, लेकिन चलें छोड़ें इसको। तो जो डिस्टेंस है उसके ऊपर आप टेंजेंट बनाएंगे, देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर मैंने लिखा है न्यूमेरिकल रेशियो, किसकी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ये देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ये डिस्टेंस लिखा है, मैं इसको अभी डिस्कस कर लेता हूँ। अभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कम होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ की लेंथ है ये खासी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस एरो। इस एरो से, ये एरो जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पहली पोजीशन थी, ये आपकी दूसरी पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू कम होती है और डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी पाथ लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी लेस देन द पाथ लेंथ ऑफ डिस्टेंस। क्या ख्याल है, डिस्टेंस की जो पाथ की लेंथ है वो ज़्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट की जो पाथ की लेंथ है वो हमेशा कम होती है। तो इसलिए ये आंसर, यानी ये जो आंसर है, इट शुड बी लेस देन 1, ये 1 से कम होगा। लेकिन जिस तरीके से मैं पर्टिकुलरली किसी छोटे इंस्टेंट की अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं कहता हूं कि जनाब अली मैंने एक छोटा सा पाथ लिया हुआ है, किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, तो वो जो छोटी सी मैंने वैल्यू ली हुई है उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास और जो डिस्टेंस है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। सो मैं इज इक्वल टू का साइन भी लगा रहा हूँ। सो द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। तो हमें कहना चाहिए ईदर 1 और लेस देन 1, ये जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, देखें, अगर आगे चल के हम बात करेंगे वेलोसिटी और स्पीड की, तो अगर मैं वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड की अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो इस वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है, ओके, और स्पीड में हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड स्पीड के मैग्नीट्यूड की रेशियो भी एग्जैक्टली लेस देन इक्वल टू 1 ही होती है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस या न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड, द स्टोरी रिमेन्स द सेम।
ओके, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस की जो वैल्यू है, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के जो मैग्नीट्यूड है उससे कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी उसका जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है, वो हमेशा कम होती है। तो हमने ये लिखा है कि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का कभी भी नहीं हो सकता कम, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और वो यहाँ रेशो से भी ये बात समझ में आ रही है। बराबर तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम नहीं हो सकती किसी सूरत में। ओके, फिर मैंने एक बात लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, जबकि डिस्टेंस पॉजिटिव या जीरो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकता है। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से आ गया? डायरेक्शन की वजह से आ गया। चूंकि वी नो कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी एंड ऑल द डायरेक्शन, इफ यू पुट ए नेगेटिव साइन बिफोर ए डायरेक्शनल क्वांटिटी, दैट नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अगर आपको सिंपल सी वेक्टर की थ्योरी याद हो तो, क्योंकि देखें बात यह है कि पीएमसी का लेक्चर का मतलब यह है कि वी एक्सेप्ट कि आप लोग जो हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि जो आप लोग हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ा हुआ है तभी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो हम आपकी नॉलेज को किसी दूसरे लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं बजाय कि मैं आपको इंटर पढ़ाने बैठा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस नेगेटिव का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट चूंकि डायरेक्शनल क्वांटिटी, और डायरेक्शनल क्वांटिटी से पहले नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब है मेरे रेफरेंस से, यानी अगर ये मेरा जीरो है और इस तरफ तमाम वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव है, तो इस रेफरेंस से इस तरफ मेरी वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है जिस तरह यहां पर है, नेगेटिव भी हो सकता है, रेफरेंस से मैं दूसरी तरफ जाना शुरू कर दूं, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो को मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। कहने का मतलब ये कि अगर मैं यहां पर हूं और घूम के दोबारा इधर आ जाऊं तो मेरी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन दोनों सेम होंगी, तो चेंज इन पोजीशन मेरा कितना होगा? जीरो होगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अगर चेंज इन पोजीशन मेरे पास जीरो है तो इसका मतलब है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। मैं अभी इसको डिटेल में डिस्कस करता हूं। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा हमारे पास, या डिस्टेंस हमारे पास जीरो होता है, और अगर डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी किस कंडीशन में है? एट रेस्ट में। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यानी जहां पर मैं मौजूद हूं, 10 बजे आपने देखा मैं वहां पर हूं और आप देखते जा रहे हैं कि मुसलसल टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन मैं जिस तरह मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो मैं इसी जगह पे खड़ा हुआ हूं, मुसलसल अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ हूं, और अगले 10 सेकंड तक अगर मेरी ही पोजीशन रहती है, सो व्हाट यू विल से कि ये जो elapsed टाइम है 10 सेकेंड, ड्यूरिंग दिस टाइम योर डिस्टेंस इज जीरो, यू आर एट रेस्ट, मैं अपनी जगह पर मौजूद हूं। तो आई बिलीव सो कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं जो डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसको जरा स्पेसिफिकली मोर डिटेल में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो को जरा समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या हो सकता है? सपोज आपने कहा कि 10 बजे मैं कहां पर हूं, तो पता चला कि जी 10 बजे जनाब अली मैं अपने घर पर मौजूद हूं। तो मैं अपने घर से गया कॉलेज, और कॉलेज से मैं वापस आया अपने घर पे। तो मुझे बताइए कि अगर आप 1 बजे मालूम करना चाहते हैं मैं कहाँ हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 10 बजे भी मैं घर पे था और 1 बजे भी मैं वापस अपने घर पर मौजूद हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मेरी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई है, मैं जहाँ पर पहले मौजूद था मैं अभी भी वहाँ पे मौजूद हूँ। तो अगर मेरी चेंज इन पोजीशन, ये जो लफ्ज़ है चेंज इन पोजीशन, अगर ये मेरे पास ज़ीरो हो, तो चेंज इन पोजीशन ज़ीरो है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा, अगर आप कहीं पर मौजूद हैं और घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। सपोज मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैंने सामने दीवार पे मारा और वापस आ गई, तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? माय हैंड, मेरे हाथ में है, और उसकी फाइनल पोजीशन भी क्या है? मेरे हाथ में है। तो अगर मैं इन दो टाइम की बात कर रहा हूं कि इनिशियल पोजीशन को भी मैं अपने हाथ को ले रहा हूं और फाइनल पोजीशन भी मैं अपने हाथ को ही ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मैं अपने घर पे हूं और घूम फिर के कहीं से भी चक्कर लगा के वापस अपने घर पे आ जाऊं, राउंड ट्रिप जिसे कहते हैं। तो जो राउंड ट्रिप होता है, राउंड ट्रिप, तो राउंड ट्रिप का जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, वो हमेशा कितना होता है? वो हमारे पास जीरो होता है। इसी तरीके से फर्ज करते हैं, अगर हम एक सर्कल बना लेते हैं, यहीं पे मैं बात कर लेता हूं, ठीक है? ये एक सर्कल है और मैं यहां पर मौजूद हूं, दिस इज पोजीशन P1, और मैं यहां से घूमता हुआ मुख्तलिफ जगहों पे सर्कल के ऊपर चक्कर लगाता हुआ वापस यहाँ आ गया, दिस इज माई पोजीशन P2। तो मेरी पहली पोजीशन और मेरी दूसरी पोजीशन अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। तो सर्कल पे 1 रेवोल्यूशन, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं बोलूंगा 1 कंप्लीट
REV रेवोल्यूशन। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास कितना होगा, 0 होगा। जहां पर हूं घूम के फिर वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो ये कोई सर्कल भी हो सकता है जहां पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, क्योंकि जो पोजीशन पहली है वही फाइनल है। ये कोई स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये कोई राउंड ट्रिप भी हो सकता है। मेरे पास यहां पर मेरे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी। एक और कंडीशन की भी मैं आपसे बात कर लेता हूं, मैं आमतौर पर स्टूडेंट से पूछता हूं, सपोज दिस इज ए हाइट, और उस हाइट से मैंने एक बॉल को ऊपर की जानिब थ्रो किया, ये बॉल ऊपर गई मैक्सिमम हाइट पर, एक लम्हे के लिए रुकी, और वहाँ से ये बॉल नीचे आई। अब जब ये नीचे आ रही है तो मैंने इसको कैच नहीं किया और ये बॉल ज़मीन पर आकर गिर गई। ओके, जहाँ से मैंने इस बॉल को थ्रो किया, दिस इज पोजीशन ए। जिस मैक्सिमम हाइट पर ये बॉल पहुंची, दिस इज पोजीशन बी। और उसके बाद ये जब ज़मीन पे जाके गिर गई, दिस इज योर पोजीशन सी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन द चेंज इन पोजीशन। तो मेरा ख्याल आप अपने जवाब पर पहुंच गए होंगे। पोजीशन कितनी चेंज हुई, कहाँ पर थे, ए पर, और अब हम कहाँ मौजूद हैं, सी पर। तो याद रखिएगा ए टू सी, ये जो पाथ लेंथ है मेरे पास ए टू सी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। आई बिलीव सो ये बात भी समझ में आ रही होगी, कहाँ आप हैं और कहाँ आप पहुंच गए हैं। तो ये जो पोजीशन का चेंज है, दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ये भी मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। आई बिलीव सो यहाँ पर भी ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। सो डिस्टेंस 0 का मतलब यह है कि आप जहां पर मौजूद हैं आप वहीं पर मौजूद रहें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब है आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब आप रेस्ट में हैं। तो डिस्टेंस जीरो का मतलब होता है एट रेस्ट। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका मतलब यह है कि आप जहां से चले थे आप वापस वहीं पर पहुंच गए। सो इफ यू अटेन अगेन द सेम पोजीशन देन योर डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं सर्कल के राउंड ट्रिप की बात करता हूं, पोजीशन P1 पे हूं और घूम के दोबारा पोजीशन P1 पे आ जाऊं, तो क्या मेरा डिस्टेंस 0 होगा? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0। मेरा डिस्टेंस 0 नहीं होगा। मेरा डिस्टेंस क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था, डिस्टेंस हम किसे बोलते हैं, पाथ लेंथ को कहते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मुझे इस पूरे सर्कल की लेंथ, क्योंकि मेरा पाथ क्या है, सर्कल की तरह का है, तो सर्कल की लेंथ को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सर्कल की लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सर्कमफेरेंस फॉर्मूला होता है 2 पाई r, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देता हूं रेडियस को। सो बहरहाल जो भी रेडियस होगा, दिस विल बी योर डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई r। और अगर इस सर्कल का कोई रेडियस दिया हुआ है तो उस r की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। सो for one complete revolution your distance is your circumference, your path length, but your displacement is 0. आई बिलीव सो ये बात भी समझ में आ गई होगी। सो इन जीरोस का मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप इसको अपनी थ्योरी में, अपने न्यूमेरिकल में, अपने एमसीक्यूज के अंदर यूज कर सकें। सो द नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज, अगर मैं कहता हूं एट रेस्ट, अगर बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ किसे कह रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस को कह रहे हैं। किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट के। मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट का मतलब है कि पाथ लेंथ, मतलब वही पोजीशन को लेकर बैठा हुआ है बॉडी, तो जो डिस्टेंस है वो तो कोई कवर ही नहीं हुआ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों बातें सेम होंगे हमारे लिए। अगला फैक्ट, मैं ये तस्वीर को ज़रा मिटा लेता हूँ और यहाँ पर इसको लिख के आपसे डिस्कस कर लेता हूँ नेक्स्ट फैक्ट को। देखिए, याद रखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इफ डिस्टेंस इज 0, अगर डिस्टेंस 0 है देन जो डिस्प्लेसमेंट है मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। वो लाजमी 0 होगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बट BUT बट, ओके, बट डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो देन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू। तो डिस्टेंस के 0 होने पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ही होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इट डज नॉट मीन कि डिस्टेंस 0 है। नहीं जनाब, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो डिस्टेंस कोई पॉजिटिव वैल्यू रख सकता है। जिस तरह मैंने सर्कल की एग्जांपल को अगर आप ले लें, सो P1 पोजीशन थी और P2 पोजीशन सेम पोजीशन थी, डिस्प्लेसमेंट 0 था लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। आई बिलीव से ये बात समझ में आ गई होगी। एक और फैक्ट अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये आगे चल के इसके ऊपर हम बात कर लेंगे, और वो ये है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है जिसको हम पाथ लेंथ कह रहे हैं, डिस्टेंस
डज नॉट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड नहीं करता। अगर अब तक की आपको बात समझ में आई हो तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चले मैं इसी की बात कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर था और ऐसे घूमता हुआ मैं यहाँ पर पहुँच गया, तो ये जो मेरा कर्व पाथ है इसको मैंने किसका नाम दिया था, डिस्टेंस का नाम दिया था। सो मैं अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, पहले मेरी स्पीड ज़्यादा थी, बाद में मेरी स्पीड कम हुई, यहाँ पर एक लम्हे के लिए मैं रुक भी गया, ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रही है। इधर मैं थोड़ी देर के लिए रुका भी, कुछ चीज़ मुझे सामान खरीदना था, उसके बाद मैं दोबारा चलना शुरू हुआ, बड़ी तेज़ी से चलता हुआ आया और कॉलेज के करीब, चूंकि रास्ते में रोड बिल्कुल ख़राब थी, यहाँ पे बहुत आहिस्तगी से चलते हुए आया। सो आई कैन हैव वेरिएबल स्पीड, कभी मेरी स्पीड ज़्यादा है, कभी कम है, या मैं रुका हुआ हूँ, या इवन मैं अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकता हूँ। सो क्या मेरी स्पीड की वजह से मेरे डिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? द आंसर इज़ नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। आई बिलीव सो, ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमने ये जितनी भी नॉलेज हमने यहाँ पे अटेंड की है, इस नॉलेज को हमें एमसीक्यूज़ के अंदर यूज़ करना है, बट मैं एमसीक्यूज़ को इस वीडियो के साथ अटैच नहीं करूँगा। एमसीक्यूज़ की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, थ्योरी अलग वीडियो होंगी, एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ मैं अलग करूँगा ताकि आप एमसीक्यूज़ वहाँ से देख सकें। ये थ्योरी है, अगर आप समझते हैं कि थ्योरी आपको आती है तो डायरेक्ट आप एमसीक्यूज़ की वीडियो के ऊपर आ जाएँ। सो अब इसके बाद वी आर नाउ रेडी टू सॉल्व एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है, देखें एमसीक्यूज़ या न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लीजिए, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है, हमारी नॉलेज जो है वो ज़्यादा कंक्रीट और एविडेंस बेस्ड नॉलेज हमारी बन जाए। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस पे मुझे जितने ज़्यादा फीडबैक मिलेंगे मैं उसी हिसाब से मज़ीद वीडियोज़ को भी बनाता चला जाऊँगा। एंड इफ़ you feel that there is any confusion, there is any question that you need to ask, you can comment me, inshallah I will give you answer. Thank you so much. Allah Hafiz.